पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि माउंटेन पर तियान शेजी अपनी केव में सुमिंग की तरफ देखता है और सोचता है तू अपने पहले चेंज ऑफ हार्ट को फील करने वाला है। अब आगे। अंधेरी रात में सुमिंग अपने गुफा में बैठा है एक ड्राइंग बोर्ड के साथ। उसने एक तस्वीर बनाई है लेकिन अब उसका मन उदास है। वह बोर्ड को पलट देता है, तस्वीर को छुपा देता है। उसके दिमाग में कंफ्यूजन है, कैसे लड़ेगा सिमाशिन से, कैसे जीतेगा। और यह बैटल शायद उसकी फ्रीजिंग स्काई क्लैन की आखिरी लड़ाई हो, स्काई मिस्ट शेमन हंट से पहले। रात धीरे धीरे बीत रही है। सुमिंग आंखें बंद करके बैठा है, सांस ले रहा है और उसके दिमाग में एक चेहरा घूम रहा है, बर्फ में खड़ा हुआ एक इंसान। धीरे धीरे उसके दिल में एक नई समझ आ रही है। उसको लगता है कि यह लड़ाई सिमाशिन से ज्यादा एक लड़की बाइसू के बारे में है। उस लड़की का चेहरा, उसकी आंखों की जिद, सब कुछ उसकी पुरानी यादों वाली बाई लिंक जैसा है। सुमिंग को लगता है उसका दिल बदलने वाला है। यह चेंज ऐसे ही नहीं आया, यह अंदर ही अंदर पल रहा था और अब फटने को तैयार है। सुबह की धूप गुफा के अंदर आ रही है। तभी एक लड़की की आवाज आती है, आज भी भगा दोगे तो भी मैं आऊंगी, रोज आऊंगी। सुमिंग समझ जाता है बाइसू को फिर से जीचे ने 9th समिट से भगा दिया। लेकिन बाइसू फिर आती है, सुमिंग अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगे तो तुम्हारे दिल में हमेशा कुछ कमी रहेगी। यह डायलॉग एकदम फिल्मी है दोस्तों। पूरा दिन ऐसे ही चलता है। बाइसू बार बार आती है, हर बार जीचे उसे भगा देता है। शाम तक बाइसू इतनी थक जाती है कि खून थूक देती है। जीचे शॉक्ड है, इतनी जिद्दी लड़की उसने कभी नहीं देखी। दिन भर में बाइसू 17 बार पहाड़ चढ़ के आई। अगला दिन बाइसू फिर आती है 19 बार और हर बार थोड़ी और कमजोर हो जाती है। तीसरे दिन जब वह 20वीं बार आती है, जीचे का हाथ उठता है लेकिन वह भगा नहीं पाता। बाइसू की आंखों में जिद है लेकिन चेहरा सफेद पड़ गया है। जीचे सोचता है यह लड़की कितनी जिद्दी है। 3 दिन में 50+ बार चढ़ाई की, हर बार भगाई गई, फिर भी नहीं रुकी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बाइसू की तबीयत बिगड़ जाएगी। वह सिर्फ अवेकनिंग रियल में है, अभी तक उसका अवेकेंड बरसरकर मार्क भी नहीं बना। जीचे पूछता है क्यों कर रही हो यह सब। बाइसू कहती है चाहे जितनी बार भगा दो मैं फिर आऊंगी। तभी गुफा के अंदर से सुमिंग की शांत आवाज आती है, बताओ इतनी बार यहां क्यों आ रही हो। बाइसू जोर से कहती है मुझे ड्राइंग सीखनी है। अगर तुमने नहीं सिखाया तो मैं रोज आऊंगी, या तो मैं मर जाऊंगी या तुम मान जाओगे। सुमिंग सांस लेता है, क्या यह सब वर्थ है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। बाइसू चुप है लेकिन उसकी आंखों की डिटर्मिनेशन अभी भी सॉलिड है। सुमिंग कहता है मेरी यादों में एक लड़की है जो तुम्हारी तरह दिखती है। तुम बार बार आकर मेरी पुरानी चोटों को खोल रही हो। क्या यह सब सिमाशिन के लिए कर रही हो। बाइसू थोड़ा हिचकिचाती है लेकिन फिर जिद वापस आ जाती है। तुमने पहले मेरे बिग ब्रदर सी मां का ट्रेजर छीन लिया था। उसके कहने से पहले ही गुफा से एक तेज हवा निकलती है और बाइसू को माउंटेन से उड़ा देती है। रात हो जाती है। 9th समिट में सन्नाटा है। सुमिंग के दूसरे सीनियर ब्रदर शायद घोस्ट की तरह माउंटेन पर घूम रहे हैं। तीसरे सीनियर ब्रदर छुप के कुछ देख रहे हैं और एल्डेस्ट ब्रदर आइस रिवर में मेडिटेशन कर रहे हैं। सुमिंग अपनी आंखें बंद करता है, एक टूटी हुई सुन हड्डी से बनी बांसुरी निकालता है। वह बजाता है लेकिन आवाज नहीं निकलती। फिर भी उसको अपने कानों में एक मेलोडी सुनाई देती है, एक पुरानी याद की तरह। तभी एक पुरानी आवाज आती है, नॉट बैड। सुमिंग की आंखें खुल जाती हैं। कोई गुफा के अंदर आ गया है बिना पता चले। एक आदमी लंबी पर्पल रोब में, उसकी पीठ सुमिंग की तरफ। मूनलाइट उस पर गिर रही है और एक अजीब सा प्रेशर फील होता है। पर्पल रोब, पर्पल हेयर, पर्पल फिगर, लेकिन आवाज जानी पहचानी। ग्रीटिंग्स मास्टर। सुमिंग तुरंत बो करता है लेकिन उसके अंदर तूफान मच गया है क्योंकि उसने अपने मास्टर तियान शेजी को कभी पर्पल रोब में नहीं देखा था। उसके सीनियर ब्रदर ने भी बोला था पर्पल रोब का मतलब कुछ सीरियस है। और शौक तब होता है जब सुमिंग को मास्टर के रोब से खून की स्मेल आती है। यह उसका खून नहीं, किसी और का है। मतलब मास्टर ने किसी की बैंड बजा दी है। तियान शेजी अभी भी टर्न नहीं होता। पूछता है डर गए। सुमिंग कहता है मास्टर कभी आपको पर्पल रोब में नहीं देखा, थोड़ा अजीब लग रहा है। सुमिंग के दिमाग में कंफ्यूजन है। उसके सेकंड सीनियर ब्रदर ने बोला था हमेशा कहना मुझे नहीं आता। लेकिन सुमिंग सीधा जवाब नहीं देता। कहता है मास्टर मैं एक आर्ट्स की बैटल देखना चाहता हूं। बस मास्टर की आंखों में एक तेज चमक आ जाती है। पूरा गुफा रोशनी से भर जाता है। फिर एक ही पल में मास्टर अपना हाथ हिलाता है। पर्पल फॉग सुमिंग को ढक लेती है। उसके कपड़े और बाल भी पर्पल हो जाते हैं। सुमिंग के अंदर की मर्डरस ऑनरा एकदम एक्सप्लोड हो जाती है। तियान शेजी जोर से हंसता है और 1 सेकंड में सुमिंग को लेकर गुफा से गायब हो जाता है। बाहर किसी को पता भी नहीं चलता। सिर्फ एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर जो आइस रिवर के नीचे मेडिटेट कर रहा है थोड़ी देर के लिए आंखें खोलता है।
अगले सीन में सुमिंग और मास्टर एक अजनबी जमीन पर आ जाते हैं। सब कुछ अलग, हरी घास, रात का समय। मास्टर बताता है बर्सरकर्स अगर पीक पर पहुंच जाए तो बिना किसी ढूंढ के कहीं भी जा सकते हैं। सुमिंग शॉक हो जाता है। तभी मास्टर जोर से चिल्लाता है, 7th जूनियर ब्रदर, क्या तुम्हें आर्ट्स से लड़ना आता है? जमीन से एक पुरानी आवाज आती है, तू जल्दी आ गया चौथे सीनियर ब्रदर। और एक बड़ा क्रैक जमीन पर खुल जाता है। उसमें से एक गेज बाहर आती है। सुमिंग को देखते ही उसके अंदर की मर्डरस ऑनरा टकरा जाती है। फिर क्रैक से एक कमजोर सा आदमी बाहर आता है। उसके पीछे इल्यूजनरी सी ऑफ ब्लड और हजारों लोग उसको वर्शिप कर रहे हैं। मास्टर और वो आदमी एक दूसरे पर अटैक करते हैं। एक का पांव, दूसरे का पंच। जमीन हिल जाती है, आसमान तक शेक हो जाता है। मास्टर पीछे हट जाता है, लेकिन वो आदमी और भी ज्यादा पीछे गिरता है। दोनों बहस करते हैं, तू भी मास्टर से निकाला गया था, तू भी अपनी क्रिएशन से अलग हो गया है। मास्टर कहता है हम अलग हैं, लेकिन 7th जूनियर ब्रदर बोलता है हम बिल्कुल अलग नहीं हैं। लड़ाई रुक जाती है। मास्टर सुमिंग को लेकर वापस चला जाता है। सुमिंग इतना शॉक है कि उसको मास्टर का स्टॉम्प याद ही नहीं रह पाता। जब वापस आते हैं, तूफान और बिजली गिर रही है। मास्टर एक गांव की तरफ देखता है और पूछता है समझ आया? सुमिंग अभी भी कंफ्यूज है। जैसे ही दोनों गांव के पास पहुंचते हैं, एक अजीब सी आवाज आती है, क्रैक क्रैक, जैसे हड्डियां रगड़ रही। बारिश हो रही है। सुमिंग अपने मास्टर तियान शिएजी के साथ एक अजीब सी गांव की तरफ बढ़ रहा है। मास्टर का चेहरा अभी भी गंभीर है, लेकिन जैसे ही दोनों गेट के पास पहुंचते हैं, सुमिंग को लगता है जैसे गेट डिस्टॉर्ट हो गया हो, जैसे किसी ने एक पल में जगह बदल दी हो। तियान शिएजी बिना रुके अंदर चला जाता है, सुमिंग भी उसके पीछे। गांव छोटा सा है, बिल्कुल सुमिंग के डार्क माउंटेन ट्राइब जैसा। सब लोग सो रहे हैं। बाहर कोई बोनफायर नहीं, सिर्फ बारिश की आवाज, कभी कभी बिजली की गरज, और सबसे अजीब वो क्रैक क्रैक वाली आवाज, जैसे हड्डियां रगड़ रही हों। दोनों एक टेंट के पास पहुंचते हैं जहां से रोशनी आ रही है। तियान शिएजी टेंट का फ्लैप उठाता है, अंदर चला जाता है, सुमिंग भी उसके साथ। अंदर जाकर सुमिंग की आंखें खुल जाती हैं। टेंट के अंदर हर तरफ हड्डियां बिखरी हैं और उन्हीं हड्डियों से बनी है शून, वो बांसुरी जैसी चीज। पहली बार सुमिंग ने इतनी सारी शून एक जगह देखी। टेंट के बीच में बैठा है एक बूढ़ा आदमी, बाल सफेद, बीस्ट स्किन पहनी है, ऊपर का हिस्सा खुला। वो एक हड्डी को स्टोन स्लैब पर रगड़ रहा है। उसी से क्रैक क्रैक की आवाज आ रही है। तियान शिएजी चुपचाप उसके सामने बैठ जाता है। उसकी आंखों में अलग अलग इमोशंस दिखते हैं, कभी उदासी, कभी समझ, कभी कुछ और। समय बीतता है, बारिश तेज हो जाती है। टेंट के अंदर 3 लोगों की परछाइयां कभी दिख जाती हैं, कभी गायब हो जाती हैं। सुमिंग भी चुप हो जाता है, बस हड्डी को पत्थर पर रगड़ने की आवाज सुनता है। धीरे धीरे उसके अंदर एक शांति आ जाती है, जो बाइसू के आने के बाद कभी नहीं आई थी। बूढ़ा आदमी आखिरकार रुकता है, हड्डी को देखता है, फिर उसकी पोजीशन बदलकर फिर रगड़ना शुरू कर देता है। तियान शिएजी का चेहरा और भी जटिल हो जाता है। बहुत देर बाद वो एक लंबी सांस लेता है, उठता है। जैसे ही वो खड़ा होता है, बूढ़ा भी रुक जाता है और अब उसके हाथ में एक श्यून बन चुकी है, छोटे छोटे होल्स के साथ। बूढ़ा सुमिंग की तरफ देखता है, एकदम शांत, जैसे उसकी आंखों में सारी दुनिया की समझ हो, दया हो, शांति हो। वो श्यून सुमिंग को देता है। सुमिंग सम्मान के साथ श्यून ले लेता है। उस पल उसे समझ आता है कि बूढ़ा चाहता है कि वो इस श्यून को बजाए। सुमिंग चुपचाप कुछ कदम पीछे जाता है, बैठ जाता है, आंखें बंद करता है और श्यून को होठों पर लगाकर धीरे से बजाता है। पहली बार उसने असली श्यून बजाई, वरना अब तक सिर्फ टूटी हुई श्यून बजाता था जो आवाज नहीं करती थी। लेकिन उस रात उसकी सारी यादें, उसका दर्द, उसकी तन्हाई, सब कुछ उस श्यून की आवाज में आ जाता है। टेंट के अंदर एक कराहसी, उदासी भरी धुन गूंजती है। बाहर की बारिश, बिजली, सब शांत हो जाते हैं, जैसे पूरी प्रकृति भी उस सुर में मिल गई हो। उस आवाज में प्यार भी है, दर्द भी, यादों की कसक भी, और एक अजीब सी पुरानी फीलिंग भी। तियान शिएजी आंखें बंद करके सुनता है। उसका डार्क एक्सप्रेशन धीरे धीरे शांत हो जाता है। बूढ़ा भी आंखें बंद कर लेता है, एकदम शांत। यह गीत लंबा चलता है और जब खत्म होता है, सुमिंग आंखें खोलता है, शून को देखता है और समझ जाता है कि यह उसका अपना शून नहीं है। इसमें उसका आत्मा और यादें हैं, लेकिन एक चीज मिसिंग है, घर की फीलिंग। सुमिंग सम्मान के साथ शून वापस करता है। बूढ़ा मुस्कुराता है, सिर हिलाता है। तियान शिएजी बिना कुछ बोले टेंट से बाहर चला जाता है, सुमिंग भी उसके पीछे। लेकिन थोड़ी दूर जाकर सुमिंग रुक जाता है। अब उसकी आंखों में कंफ्यूजन नहीं, डिटर्मिनेशन है। वो वापस टेंट में जाता है, बूढ़े को अपनी टूटी हुई शून देता है। सर, क्या आप इसे रिपेयर कर सकते हैं? बूढ़ा शून को देखता है, सिर हिलाता है। सुमिंग सम्मान के साथ बो करता है और टेंट से निकल जाता है। बाहर मास्टर पूछता है, अब समझे?
सुमिंग सोचता है, फिर कहता है, पहली लड़ाई अपने कल्टीवेशन के रास्ते की कंफर्मेशन थी, दूसरी दिल की लड़ाई थी। तियानशे जी समझाता है, हर बार जब दिल बदलता है मैं उस बूढ़े से मिलता हूं, उसके साथ अपने दिल और रियल्म की बैटल करता हूं। तुम भी अब अपनी पहली चेंज ऑफ हार्ट की तरफ बढ़ रहे हो। मास्टर बोलता है, मैं तुम्हें शेमन ट्राइब ले जा रहा हूं। ये 1000 हार्ट ब्लड ड्रॉप्स चाहिए मुझे जब तक मैं पर्पल पहना हूं। और दोनों हवा में उड़ जाते हैं। जाते जाते मास्टर कहता है, वो बूढ़ा अंधा है, क्या तुमने नोटिस किया? सुमिंग शॉक्ड, अंधा? सीन शिफ्ट होता है। एक माउंटेन रेंज है जो एक बड़े ड्रैगन की रीढ़ की तरह लग रही है। उस पर बनी है एक बड़ी सी दीवार जिसका नाम है स्काई मिस्ट बैरियर। यह दीवार लैंड ऑफ साउथ मॉर्निंग को 2 हिस्सों में बांट देती है, अंदर और बाहर। स्काई मिस्ट सिटी इस दीवार का सेंटर है और हर सेक्शन पर एक गार्ड हमेशा तैनात रहता है, चाहे मौसम कुछ भी हो, सर्दी, गर्मी या तेज बारिश। ये लोग कभी अपनी जगह नहीं छोड़ते। जो भी शेमन इस दीवार को पार करना चाहे उसको इन गार्ड्स की लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। अंकल मास्टर बाई भी एक गार्ड है। वह हमेशा दीवार पर बैठकर शेमन ट्राइब्स की तरफ देखता रहता है, कभी उदास, कभी सोच में डूबा हुआ। सुबह होने वाली है लेकिन अभी भी अंधेरा और कोहरा है। अंकल मास्टर बाई आंखें बंद करता है लेकिन फिर अचानक खोल देता है, जैसे कुछ महसूस किया हो। तभी आसमान में ट्विस्ट होता है और 2 पर्पल रोब वाले लोग बाहर निकलते हैं। ये हैं तियानशे जी और सुमिंग। अंकल मास्टर बाई थोड़ा सा भौहें सिकोड़ता है लेकिन पीछे नहीं देखता। तियानशे जी उसके पास से निकल जाता है, सुमिंग भी उसके पीछे। सुमिंग को अंकल मास्टर बाई को देखकर राहत मिलती है क्योंकि पहले भी उसने इस आदमी को देखा था और उसकी इज्जत करता है। जब सुमिंग उसके पास से गुजरता है, अंकल मास्टर बाई आंखें खोलता है और कहता है, अगर इस पागल बूढ़े के साथ जा रहे हो तो खुद को बचाना सीख लो। फिर हवा में हाथ घुमाता है, एक छोटी सी सफेद स्केल सुमिंग को देता है। इसमें मेरी एक अटैक की ताकत है, जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लेना। सुमिंग उस स्केल को लेकर सम्मान के साथ बो करता है। जैसे ही सुमिंग स्काई मिस्ट बैरियर पार करता है, उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग आ जाती है। यह भूमि उसके लिए बिल्कुल नई है और यहां 2 जातियों के बीच की नफरत हवा में घुली हुई है। यह नफरत इतनी गहरी है कि सुमिंग को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है, जैसे कोई उसके दिल को दबा रहा हो। तियानशे जी का चेहरा अब और भी ज्यादा निर्दयी हो गया है। उसकी आंखों में ब्लड रेड ग्लो है, होठों पर एक बेरहम मुस्कान, एकदम अलग ही वाइब आ रही है। सुमिंग देख ही रहा होता है कि तियानशे जी अचानक रुक जाता है, हवा में ही फ्रीज हो जाता है। चौथे, साइड में खड़े हो जाओ और मेरे लिए ड्रा करो। सुमिंग चुपचाप पीछे हट जाता है, आसपास देखने लगता है। उसको अभी भी यह जगह, यह नफरत, यह सब समझ नहीं आ रहा। तियानशे जी अपने हाथ पीछे बांध के पर्पल रोब में एकदम आग के गोले की तरह लग रहा है। तभी वह जोर से आसमान की तरफ चीखता है, ऐसे जैसे पूरे आसमान को बता रहा हो, मैं आ गया हूं। उसकी आवाज हर तरफ गूंज जाती है, हवा हिलने लगती है, आसमान में लहरें आ जाती हैं। सुमिंग समझ जाता है कि यह मास्टर का स्टाइल है, छुप के नहीं, सीधा सबको बता के आता है कि वह यहां है। इसलिए अंकल मास्टर बाई ने उसको पागल बूढ़ा बोला था और इसलिए उसने सुमिंग को वो स्केल दी थी। तभी सुमिंग देखता है कि दूर से काले बादल की तरह कुछ आ रहा है। देखता है तो वह फ्लाइंग बीस्ट्स हैं। हर बीस्ट पर शेमन बैठे हैं। उनके चेहरे पर बरसरकर मार्क्स नहीं बल्कि टोटेम्स बने हैं। तियानशे जी की आंखों में निर्दयता चरम पर है और एकदम से वह आगे बढ़ जाता है। उसके पीछे एक इल्यूजनरी सी ऑफ ब्लड है। उसमें एक स्टोन स्टैचू की आंखें चमक रही हैं, जैसे खून की प्यास हो। शेमन भी कम नहीं, कुछ अपनी जुबान काट के खून थूकते हैं। वह खून ब्लड रेड बग्स बन जाता है जो तियानशे जी पर अटैक करते हैं। कुछ स्कल निकालते हैं, उनसे ब्लैक मिस्ट निकलती है और भूत बन जाते हैं। कुछ बीस्ट्स पर बैठ के उनकी फ्लैश को अलग कर देते हैं। वह फ्लैश मिलकर बड़े बड़े ब्लड जाइंट्स बन जाते हैं जो तियानशे जी पर टूट पड़ते हैं। बीस्ट्स की हड्डियां बची रहती हैं, उनमें ब्लू फायर जल रही है, एकदम घोस्टली लुक। दर्जनों शेमन हवा में जंप करते हैं। उनका बॉडी साइज बड़ा हो जाता है। वे अपने आप को एक इंचांटेड वेसेल बना लेते हैं और तियानशे जी पर अटैक करते हैं। सुमिंग यह सब देखकर हैरान है। ऐसे स्पेल्स और पावर्स उसने कभी नहीं देखी। लेकिन तियानशे जी की मैडनेस अलग ही लेवल की है। ब्लड बग्स उसके शरीर पर लगते ही पर्पल होकर फट जाते हैं। जो भूत आते हैं, सी ऑफ ब्लड का स्टोन स्टैच्यू, उनको एक सांस में निगल जाता है और उसकी आंखों में और भी एक्साइटमेंट आ जाता है। तियानशे जी की हंसी आसमान में गूंज रही है और सुमिंग बस यह पूरा सीन ड्रा कर रहा है। एकदम लाइव बैटल, मैडनेस और मैसेकर का माहौल। तियानशे जी और शेमन्स के बीच जबरदस्त लड़ाई हो रही है। फ्लैश और ब्लड से बने जायंट्स तियानशे जी पर टूट पड़ते हैं, लेकिन मास्टर एक जंगली मुस्कान के साथ उन पर अटैक करता है। एक धमाके के साथ वो जायंट्स टूट जाते हैं और तियानशे जी बिना रुके आगे बढ़ता है, हंसी के साथ। जितने भी शेमन्स उसके रास्ते में आते हैं, उनकी छाती में एक खूनी छेद बन जाता है। अंदर से खाली, दिल गायब।
तियान शेजी उनके दिल निकालकर क्रश कर देता है और उनका खून उसके सी ऑफ ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। सुमिंग ये सब देखकर शॉक हो जाता है। सोचता है क्या मास्टर का ये सी ऑफ ब्लड उसके मैसेकर से बना है। डजन से ज्यादा शेमन्स जिनके शरीर इंचेंटेड वेसल्स बन चुके हैं एक साथ अटैक करते हैं। तियान शेजी अपनी पर्पल रोब को 1 सेकंड में इतना बड़ा कर देता है कि पूरा एरिया कवर हो जाता है। जब रोब वापस नॉर्मल होती है सब शेमन्स की छाती में खूनी छेद, दिल गायब। तियान शेजी बोलता है, स्पिरिट मीडियम ऑफ द शेमन्स, तुम लोग सिर्फ डेड को दया दिखाते हो, लिविंग के लिए ठंडे हो। आज मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। उसका सी ऑफ ब्लड एक बड़ा सा मुंह बन जाता है और शेमन्स को निकल जाता है। उनके चेहरे पर दर्द, छाती फट जाती है, दिल निकलकर सी ऑफ ब्लड में चला जाता है। तभी एक ठंडी सी आवाज आती है। एक बूढ़ा आदमी ब्लैक एंड व्हाइट रोब में, चेहरे पर टैटू आता है। यह है स्पिरिट मीडियम। वो आसमान की तरफ हाथ उठाता है और पूरा आसमान मड्डी हो जाता है। एक हैवी प्रेशर स्विमिंग पर आ जाता है। आसमान में शैडोज दिखती हैं। वो सब शेमन्स की आत्माएं हैं जिन्हें अभी तियान शेजी ने मारा। स्पिरिट मीडियम अपने हाथ में उन सबको इकट्ठा करता है। एक ट्रांसपेरेंट ड्रॉप ऑफ वाटर बन जाता है, एकदम चिलिंग। वो ड्रॉप वो खुद पी जाता है। उसकी बॉडी कांपने लगती है, दर्द उसके चेहरे पर आ जाता है। फिर वो बोलता है, जितने लोग दुख में मरे मैं तुम्हारा गुस्सा अपने अंदर लेता हूं। तुम सबकी हेट, तुम सबके दिल, अब मैं तुम सबको एक कर देता हूं। उसकी आंखें ग्रे हो जाती हैं और वो ऐसी दहाड़ मारता है जैसे हजारों लोग एक साथ चीख रहे हों, मेरा दिल वापस करो। उसकी बॉडी पर चेहरे निकल आते हैं, सब चीख रहे हैं। वो तियान शेजी पर अटैक करता है। एक हाथ स्काई की तरफ, एक अर्थ की तरफ। आसमान से एक बड़ी बोन हैंड निकलती है, जमीन से भी एक। दोनों तियान शेजी पर टूट पड़ती हैं। लेकिन मास्टर का सी ऑफ ब्लड, उसका स्टोन स्टैच्यू दोनों हाथ से उन्हें रोकता है। एक पाम ऊपर, एक नीचे। एक धमाकेदार दहाड़ के साथ स्काई वाली बोन हैंड टुकड़े टुकड़े हो जाती है। अर्थ वाली भी टूट के बारिश की तरह गिर जाती है। स्पिरिट मीडियम फिर से स्काई की तरफ हाउल करता है। उसकी स्किन से घोस्ट्स निकल के तियान शेजी पर टूट पड़ते हैं। स्पिरिट मीडियम खुद स्किन एंड बोन्स बन के गिर जाता है। सारी आत्माएं तियान शेजी पर अटैक कर रही हैं। तियान शेजी काउंटर करने ही वाला था कि 2 हल्की सी सिसकियां आती हैं। आसमान में 2 सुंदर आदमी आते हैं, इतने खूबसूरत कि लड़कियां भी उनके सामने फीकी लगती हैं। व्हाइट रोब, हाथ में हाथ पकड़े, एकदम ड्रीमी कपल जैसे लग रहे हैं। ये हैं स्प्लिट डॉन। तियान शेजी की आंखों में पहली बार सीरियसनेस आ जाती है। स्प्लिट डॉन भी आ गए, इंटरेस्टिंग। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, स्माइल करते हैं और बोलते हैं, लगता है यहां कोई बिना दिल वाला है जो रोंग स्पिरिट से बना है। उनके बोलते ही घोस्ट तियान शेजी के चारों ओर घूम के एक जाइंट फिगर बना लेते हैं। उसकी छाती में मास्टर खड़ा है, जैसे उसको उसके अंदर दफन करना हो। स्प्लिट डॉन बोलते हैं, अब तुम मूव नहीं कर सकते, न कोई आर्ट कास्ट कर सकते हो। तुम अब इस फिगर का हार्ट बन गए हो, अब तुम टूट जाओगे। सुमिंग की आंखें फट जाती हैं। पहली बार वो देख रहा है कि मास्टर भी फंस गया है। सी ऑफ ब्लड गायब हो रहा है, मास्टर बिल्कुल फ्रीज हो गया है। सुमिंग के अंदर मर्डरस इंटेंट जग जाता है। बेल टाइम्स बजने लगते हैं। व्हाइट स्केल हाथ में आ जाती है। स्वर्ड मार्क ग्लो करता है। बर्सरकर मार्क भी दिखने लगता है। लेकिन सुमिंग सोचता है, मास्टर इतना ओपनली आया है तो कुछ तो ट्रम्प कार्ड होगा। तभी एक आवाज गूंजती है जिससे स्प्लिट डॉन, स्पिरिट मीडियम और सब शेमन्स शॉक हो जाते हैं। यह आवाज है तियान शेजी की। मेरा शेमन बीस्ट, मैं तुझे अपनी आवाज से बुलाता हूं। और एकदम से जमीन दूर से एक शानदार दहाड़ आती है। हवा तेज हो जाती है और एक 10,000 फीट का जाइंट गोल्डन रोक आसमान में दिखाई देता है। सब लोग शॉक्ड। स्पिरिट मीडियम चीख पड़ता है, यह तो हमारा सेक्रेट बीस्ट है। गोल्डन रोक, तुम कौन हो? तुम्हें यह शेमनों का सेक्रेट स्किल कैसे आता है? स्पिरिट मीडियम के चेहरे पर शॉक साफ दिखता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बर्सरकर को मारने भेजा गया है उसके पास शेमन्स का सेक्रेट बीस्ट गोल्डन रोक होगा। स्प्लिट डॉन्स भी एकदम डिसबिलीफ में हैं। उनकी जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखा है। गोल्डन रॉक की अराइवल के साथ ही पूरे बैटलफील्ड पर एक ऐसा प्रेशर आ जाता है कि जितने भी शेमन्स बचे हैं सबकी हिम्मत टूट जाती है। गोल्डन रॉक का साइज 10,000 फीट से भी बड़ा एकदम आसमान को ढक लेता है और उसकी आंखों में ऐसी इंटेलिजेंस है कि सुमिंग को लगता है जैसे उसकी सारी पोल खुल गई हो। गोल्डन रॉक की नजर सुमिंग पर पड़ती है और उस मोमेंट में उसकी आंखों का गोल्डन लाइट और भी इंटेंस हो जाता है। सुमिंग को महसूस होता है कि गोल्डन रॉक उसके अंदर के हान माउंटेन बेल को देख रहा है, या शायद उस बेल के अंदर किसी चीज को। उसी पल हान माउंटेन बेल के अंदर का रॉड स्नेक भी जाग जाता है। उसकी आंखों में एक अलग ही प्राइड आ जाती है, जैसे छोटा शेर भी भेड़ियों के बीच अपनी शान नहीं छोड़ता। गोल्डन रॉक एक जबरदस्त चीख करता है और उसकी आवाज में ऐसी ताकत है कि जितने भी शेमन्स बचे हैं सबके कान, आंख, नाक, मुंह से खून बहने लगता है। कुछ तो तुरंत एक्सप्लोड हो जाते हैं।
स्प्लिट डॉन्स भी बच नहीं पाते। एक भागते हुए खून थूकता है और उसकी बॉडी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। सिर्फ एक हाथ बचा रहता है जो अब भी उसके लवर के हाथ को पकड़े है। दूसरा स्प्लिट डॉन हॉरर के साथ भाग जाता है। उसका चेहरा भी डर से बिगड़ जाता है, लेकिन वो बच जाता है। जो घोस्ट फिगर था जिसमें मास्टर दफन हो गया था, वो भी गोल्डन रोक की आवाज से बिखर जाता है और त्यान शेजी की आंखें खुल जाती हैं। मास्टर एकदम शांत होकर सुमिंग से पूछता है, क्या तुमने कभी किसी को मारा है? सुमिंग कहता है, हां किया है। मास्टर बोलता है, अब उस स्प्लिट डॉन को चेज करो, मैं यहीं गोल्डन रोक पर इंतजार करूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। 3 दिन के बाद वापस नहीं आए तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा। सुमिंग की आंखों में डिटर्मिनेशन आ जाता है। बिना कुछ बोले वो तुरंत उस भागते स्प्लिट डॉन के पीछे निकल पड़ता है। त्यान शेजी गोल्डन रोक पर बैठकर मेडिटेशन मोड में चला जाता है। अब पूरे शेमन लैंड पर एक उदासी और खौफ का माहौल है। हवा भी ऐसे गूंज रही है जैसे किसी की चीख हो। सुमिंग हवा में उड़ता है, लेकिन 1 घंटे बाद उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो जमीन पर उतरता है, अपनी डिवाइन सेंस यूज करता है और एक पुराने पेड़ के पास खून का एक ड्रॉप मिलता है। सुमिंग समझ जाता है स्प्लिट डॉन हवा में नहीं, जमीन पर जंगल के अंदर छुप के जा रहा है ताकि टाइम मिल सके रिकवर करने का। लेकिन सुमिंग के लिए तो फॉरेस्ट ही घर है। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है। सुमिंग सोचता है, मास्टर खुद उस स्प्लिट डॉन को मार सकता था, लेकिन मुझे मौका दिया। उसे समझ आ गया है मास्टर चाहता है कि सुमिंग स्काई मिस्ट शेमन हंट ज्वाइन करने से पहले खुद अपनी पहली शेमन हंट का अनुभव ले। यही है उसका असली टेस्ट। सुमिंग भूत की तरह जंगल में पीछा कर रहा है, कभी रुकता है, कभी दिशा बदलता है, हर कदम पर टारगेट की पोजीशन को सेंस करता है। एक दिन बीत जाता है और अब दोनों के बीच की दूरी तेजी से कम हो रही है। सुमिंग जानता है यह शेमन लैंड है और अगर फाइट लंबी खिंच गई तो खतरा बढ़ जाएगा। मास्टर ने 3 दिन दिए हैं और उसके बाद शायद कोई ऐसा आ जाए जिससे मास्टर भी नहीं निपट पाए। दूसरे दिन के आधे दिन बाद सुमिंग जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच जाता है। जंगल इतना घना है कि धूप भी नीचे नहीं आती। जमीन पर कीचड़ और सड़ी हुई बदबू है। सुमिंग रुकता है, एक छोटी सी पहाड़ी पर देखता है। वहां स्प्लिट डॉन बैठा है, चेहरा बदसूरत और थका हुआ, आंखों में निराशा। दोनों की नजर मिलती है। 1 सेकंड के लिए सुमिंग का दिमाग ब्लैंक हो जाता है, लेकिन डिवाइन सेंस से वह तुरंत रिकवर करता है। स्प्लिट डॉन भी सुमिंग को देखकर गंभीर एक्सप्रेशन के साथ पीछे की ओर भाग पड़ता है। सुमिंग भी तुरंत पीछा करता है। पहाड़ी के टॉप पर पहुंचते ही देखता है स्प्लिट डॉन अपने सीने पर हाथ रखकर काला खून थूकता है। वह खून हवा में एरो बन जाता है और सुमिंग की तरफ आता है। सुमिंग को समझ आ जाता है यह बंदा पहले से घायल है, अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। सुमिंग एक ठंडी सी स्नॉट के साथ आगे बढ़ता है, एरो को इग्नोर करता है। उसके ब्रो पर ग्रीन स्वॉर्ड मार्क चमकता है। स्वॉर्ड निकालने ही वाला था कि अचानक सुमिंग को स्लोप में कुछ अजीब लगता है। स्प्लिट डॉन एकदम से स्पीड गेन करता है और सुमिंग की स्पीड स्लो हो जाती है, जैसे दोनों की पोजीशन एक्सचेंज हो गई हो। स्प्लिट डॉन एक लीप में सुमिंग के बिल्कुल पास आ जाता है और उसके क्लॉज ब्लैक मिस्ट से घिर जाते हैं, सीधा सुमिंग के चेस्ट की तरफ अटैक। सुमिंग डिवाइन सेंस से ट्रैजेक्टरी देख लेता है, थोड़ा साइड हो जाता है, लेकिन एक बड़ा बैंग होता है। उसकी डिवाइन जनरल आर्मर शैटर होने लगती है, लेकिन तुरंत रिकवर भी हो जाती है। यह इल्यूजन आर्मर है, असली नहीं, इसलिए दर्द भी हो रहा है। स्प्लिट डॉन अपने 5 क्लॉज जोड़कर एक ब्लैक टॉर्टॉइस शेल नाइफ बना लेता है, जो सुमिंग की आर्मर को पियर्स करके उसके चेस्ट में घुस जाता है। टारगेट तो हार्ट था, लेकिन सुमिंग ने बॉडी थोड़ा साइड की तो नाइफ हार्ट मिस कर गया, लेकिन दर्द जबरदस्त है। स्प्लिट डॉन शॉक में है कि सुमिंग ने फिर भी अटैक अवॉइड कर लिया, लेकिन अब उसकी आंखों में एक ब्लड रेड मून सी चमक है। सुमिंग की राइट आई में वह वाइल्ड मर्डरस लाइट देखकर स्प्लिट डॉन का दिमाग हिल जाता है। सुमिंग बोलता है, यह नाइफ अच्छा है, मैं ले जाऊंगा, और अपने लेफ्ट हैंड से नाइफ को पकड़कर स्प्लिट डॉन को खींच लेता है। उस वक्त सुमिंग के अंदर से बेल चाइम गूंजती है, एक ऐसा साउंड जो स्प्लिट डॉन के लिए थंडर जैसा लगता है। उसका शरीर फ्लिंच करता है। उस मोमेंट का फायदा उठाकर सुमिंग अपना सिर उसके सिर से टकराता है, एकदम ब्रूटल। स्प्लिट डॉन चीखता है, पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन सुमिंग उसका शोल्डर पकड़कर फिर से हेडबट कर देता है। अब स्प्लिट डॉन का चेहरा खून से भर जाता है, आंखों में हॉरर आ जाता है। अब वह पहले से ही मेंटली ब्रोकन है। उसका लवर मर चुका है और अब उसकी पावर भी आधी हो गई है। सुमिंग की आंखों में वह ब्लड रेड लाइट देखकर उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। तभी सुमिंग के ब्रो पर ग्रीन स्वॉर्ड मार्क चमकता है और एक छोटी स्वॉर्ड उसके गले पर से स्वीप कर जाती है। स्प्लिट डॉन का सिर अलग हो जाता है, खून पहाड़ी पर उल्टा बहता है। सुमिंग उसका सिर बालों से पकड़कर खड़ा होता है, सांस तेज है, चेहरा पीला है, चेस्ट में नाइफ अब भी घुसा हुआ है। तभी सुमिंग जंगल की तरफ देखता है। वहां एक छोटा लड़का खड़ा है, बीस्ट स्किन पहना हुआ, हाथ में एक क्रूड बो, चेहरा पीला, आंखों में शॉक।
उसके चेहरे पर शेमन टैटूज हैं। यह शेमन ट्राइब का बच्चा है। सुमिंग उसको एक साइलेंट लुक देता है, अपने चेस्ट पर हाथ रखता है और बिना कुछ बोले पहाड़ी से उतर जाता है। सीन शिफ्ट होता है। गोल्डन रॉक, वही 10,000 फीट का लेजेंडरी पक्षी, आसमान में आराम से बैठा है। उसके ऊपर तियान शेजी मेडिटेशन में आंखें बंद किए, पर्पल रोब पहने एक ही जगह पर पिछले 1.5 दिन से वेट कर रहा है सुमिंग के लिए। मास्टर सोचता है, चाहे सुमिंग अपनी पहली चेंज ऑफ हार्ट में सफल हो या ना हो, जब तक वह जिंदा है उसके पास और मौके होंगे। लेकिन स्काई मिस्ट शेमन हंट में जिंदा जाना आसान है, वापस आना मुश्किल। मास्टर को यह टेंशन है कि सुमिंग के दिल में अभी तक साउथ मॉर्निंग की बिलोंगिंगनेस नहीं है, न ही शेमन्स के लिए वह नफरत जो एक बरसर्कर में होनी चाहिए। कहीं यह उसकी वीकनेस न बन जाए। कैमरा कट होता है। सुमिंग अभी भी उस छोटी पहाड़ी पर है जहां उसने स्प्लिट डॉन को मारा। उसके चेस्ट में अभी भी पेन है, खून बह रहा है, लेकिन उसने हार्ट बचा लिया। उसके सामने वही शेमन बच्चा खड़ा है जो एकदम शॉक में है। सुमिंग शेल नाइफ को अपने चेस्ट से निकालता है और पहाड़ी से उतरते वक्त लेफ्ट हैंड उठाता है। जैसे ही बच्चा भागने लगता है, सुमिंग एक विंड स्पेल कास्ट करता है। एक हिस्सा साइड के पेड़ पर लगता है जहां से एक जहरीला सांप निकलता है और मर जाता है। दूसरा हिस्सा बच्चे को लगता है, वह तुरंत बेहोश हो जाता है। सुमिंग सोचता है, मैं तुझे नहीं मारूंगा, बस तब तक जब तक तू मेरी लोकेशन किसी को नहीं बताता। और फिर वह वापस निकल पड़ता है, तेजी से जंगल के रास्ते वापस मास्टर के पास जाने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है। थोड़ी देर बाद बच्चा अचानक उठ जाता है, जैसे कोई मिस्टीरियस एनर्जी उसको जगाती है। वह देखता है कि वह सेफ है, सामने मरा हुआ सांप पड़ा है। लेकिन अब उसके चेहरे पर शॉक नहीं, सिर्फ रूथलेसनेस और हेट्रेड है। वह तुरंत अपनी ट्राइब की तरफ भागता है, रास्ते में अपनी जुबान काट के खून थूकता है, फिर आंखें बंद करता है। वह खून एक छोटा ब्लड रेड बर्ड बन जाता है जो तेजी से ट्राइब की तरफ उड़ जाता है। ट्राइब में एक अजीब सीन, एक बूढ़ा आदमी आधा नंगा, बीस्ट स्किन पहना, छोटा सा कॉल्ड्रन जला रहा है। स्मोक उसके पोर्स से निकल रही है। पीछे 2 खूबसूरत शेमन लड़कियां उसको पंखा कर रही हैं। जैसे ही ब्लड बर्ड आता है, बूढ़ा आदमी आंखें खोलता है। उसकी एक आंख में 4 प्यूपिल्स हैं। बर्ड बूढ़े के सामने ब्लड फॉग बन के घुल जाता है और बूढ़ा आदमी उस फॉग को आंख, कान, नाक, मुंह से इनहेल कर लेता है। उसके चेहरे पर एक ब्लड थर्स्टी स्माइल आ जाती है। उसकी जुबान इतनी लंबी है कि वह अपने बाल तक चाट सकता है। बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है, पूरी ट्राइब को अनाउंस करता है, क्या तुम्हें महसूस हो रहा है? यह बरसर्कर के खून की खुशबू है। एक बरसर्कर ने हमारे जंगल में घुस के हमारे शेमन वॉरियर को मारा है। उसका सिर काट लो, हार्ट निकाल के खून पी लो, दांत तोड़ के गले में पहनो। पूरा गांव एकदम मैडनेस में चिल्ला उठता है। बच्चे, औरतें, बूढ़े, सब ब्लड थर्स्टी। बूढ़ा आदमी अपनी टीम के साथ जंगल में निकल पड़ता है। एक टीम स्काई में, दूसरी जंगल में क्लूज ढूंढने लगती है। सुमिंग जंगल में तेजी से भाग रहा है। चेस्ट में पेन है, लेकिन रुक नहीं रहा। उसे पता है अब उसकी जान खतरे में है। ऊपर से अभी भी 3 दिन का टाइम लिमिट है। रात को एक बड़े पेड़ पर बैठ के सुमिंग मेडिटेशन करता है। सोचता है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल रात तक मास्टर के पास पहुंच जाऊंगा। उसकी आंखों में ब्लड रेड लाइट है, चेस्ट में पेन है, लेकिन अब उसे शेमन्स की रियल पावर का अंदाजा हो गया है। यह एक्सपीरियंस स्काई मिस्ट शेमन हंट के लिए अनमोल है। तभी सुमिंग की डिवाइन सेंस को महसूस होता है। 3000 फीट के एरिया में एक दर्जन शेमन्स उसकी तरफ आ रहे हैं, ब्लड थर्स्टी, रेडी टू किल। सुमिंग तुरंत अलर्ट हो जाता है और उसके दिमाग में सबसे पहला इमेज आता है, वह शेमन बच्चा अपनी डिवाइन सेंस से सबसे करीब शेमन पर छलांग मार देता है। उसकी राइट आई में ब्लड रेड लाइट चमक रही है। मर्डरस ऑनारा पीक पर जैसे ही वह क्रूर शेमन के पास पहुंचता है, वह बंदा अपने हाथ अपने चेहरे पर मारता है। खून के साथ उसके दांत टूटकर बाहर गिरते हैं और वे दांत एकदम शार्प थॉर्न्स बनकर सुमिंग पर अटैक करते हैं। सुमिंग डॉज करता है, लेकिन ये थॉर्न्स उसके पीछे पीछे आते हैं जैसे इंटेलिजेंट मिसाइल्स। सुमिंग ग्रीन स्वॉर्ड निकालता है। एक जबरदस्त बैंग के साथ थॉर्न्स टूट जाते हैं और स्वॉर्ड सीधा शेमन के फोरहेड में घुस जाता है। एक और दुश्मन डाउन। अब पूरा जंगल गूंज उठता है। बाकी शेमन्स तुरंत सुमिंग की तरफ रश करते हैं, अब सिर्फ 2000 फीट दूर। सुमिंग समझ जाता है कि अब एस्केप मुश्किल है। बेस्ट डिफेंस, अटैक। वह एक और शेमन पर ब्लिट्स करता है, ग्रीन स्वॉर्ड से हेड चॉप। एक और डाउन। अब सिर्फ 1500 फीट बचे हैं और शेमन्स और क्लोज आ रहे हैं। तब सुमिंग अपनी बॉडी में लाइटनिंग सर्कुलेट करता है। एक बड़ा लाइटनिंग पूल बन जाता है। पेड़ जल जाते हैं, मिट्टी उड़ जाती है और कुछ शेमन्स शॉक में फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन 2 शेमन्स अब भी अनस्टॉपेबल हैं। एक बंदा तो बेल चाइम की साउंड वेव से स्लो हो जाता है, लेकिन दूसरा मिडिल एज्ड, स्कार फेस, टैटूज वाला, एकदम कूल, रुथलेस और पावर में लगभग बोन सैक्रिफाइस रियल्म के आसपास। अगर सुमिंग फुल हेल्थ में होता तो फाइट इजी होती, लेकिन अभी वह इंजर्ड है
और शेमन स्पेल्स का अनुभव कम है। अगर फाइट लंबी चली तो बाकी शेमन्स भी सराउंड कर लेंगे, तो सुमिंग को अभी ही ब्रेक थ्रू करना होगा। तब सुमिंग अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है, अपने हाथ में एक आइस पीस जिसमें फायर बंद है। यह उसके एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर का गिफ्ट है। आइस को क्रश करता है और एक सी ऑफ फायर निकलती है, लेकिन यह फायर ठंडी है, एकदम फ्रीजिंग। स्कारफेस शेमन बीस्ट फॉर्म लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्पीड कम पड़ जाती है। आइस फायर उसे एक ही पल में फ्रीज कर देती है और वह अंदर ही अंदर ब्लैक ऐश बन जाता है। सुमिंग खुद भी शॉक हो जाता है अपने सीनियर ब्रदर की पावर देखकर, लेकिन टाइम नहीं है। तुरंत नेक्स्ट टारगेट की तरफ बेल चाइम से अटैक करता है। इस बार एक शेमन वुमन है, विसियस लुक के साथ, लेकिन जब वह अपने पावरफुल साथी को ऐसे मरते देखती है तो शॉक हो जाती है। सुमिंग एक ही मूव में उसका हेड ले लेता है। अब सुमिंग थोड़ा हैवी ब्रीदिंग में है, चेस्ट का वुंड खुल गया है, लेकिन रुकता नहीं। बाकी शेमन्स अब भी लाइटनिंग से स्टन हैं। सुमिंग एक एक करके सबके हेड्स उड़ाने लगता है। मूनलाइट क्लोक उसके पीछे डांस कर रहा है। ग्रीन स्वॉर्ड खून से लाल हो चुका है। लास्ट शेमन पर सुमिंग मूनलाइट थ्रेड से रैप करता है और एक ही सेकंड में उसका शरीर टुकड़ों में टूट जाता है, ब्लड एवरीवेयर। लेकिन बैटल अभी खत्म नहीं हुई। ऊपर स्काई से एक थंडर जैसी दहाड़ आती है। हाउ डेयर यू बरसरकर। सुमिंग देखता है आसमान से 8 लोग आ रहे हैं, सबके सब पावरफुल शेमन्स। एक ओल्ड मैन भी है जो हड्डियों की तरह पतला है, लेकिन उसकी प्रेजेंस एकदम टेरिफाइंग है। बाकी सब शेमन्स अपने बीस्ट्स पर खड़े हैं और एकदम ब्लड थर्स्टी मोड में सुमिंग पर टूट पड़ते हैं। सुमिंग को लगता है अब तो गेम ओवर है। वह सोचता है शायद मैंने गलती की उस बच्चे को जिंदा छोड़ के। लेकिन उसी पल सुमिंग एकदम कूल हो जाता है, न डर न पछतावा, सिर्फ एक चीज दिमाग में, अपनी सबसे बड़ी सबसे पावरफुल अटैक। वह क्रॉस लेग्ड बैठ जाता है, आंखें बंद करता है, राइट हैंड उठाता है और एक जेंटल स्वाइप से स्काई में एक लाइन ड्रॉ करता है। उस एक स्लाइस के साथ मौसम बदल जाता है, एक सील ब्रेक हो जाता है। लेकिन यह पहली बार है जब यह अटैक उसने अपना बनाया है। यह है सुमिंग का असली स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक। ओल्ड मैन स्काई में एक्सप्रेशन बदलता है, तुरंत अपनी बॉडी से स्मोक निकालता है जो एक जाइगेंटिक लिजर्ड बन जाता है। उसकी जुबान सुमिंग की लाइन पर अटैक करती है। सुमिंग का वो एक लाइन जो उसने आसमान में खींचा उसकी जिंदगी का सबसे पावरफुल अटैक था। यह लाइन सी मार्शिन के गॉड ऑफ बर्सर्कर्स ट्रांसफॉर्मेशन से इंस्पायर्ड थी, लेकिन अब यह सिर्फ कॉपी नहीं, उसकी अपनी क्रिएशन बन गई थी। इस एक लाइन में सुमिंग की सारी यादें, उसका दर्द, डार्क माउंटेन की मेमोरीज, साउथ मॉर्निंग की स्ट्रगल्स, सब कुछ घुल गया था। जब सुमिंग ने वो लाइन खींची तो मौसम बदल गया और ओल्ड शेमन की स्मोक लिजर्ड की जुबान उस लाइन से टकराकर एक ही पल में टूट गई। एक धमाकेदार क्राई और ठंडर जैसी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। अब ये लाइन सिर्फ एक अटैक नहीं थी, ये क्रिएशन थी। सुमिंग की अपनी वर्ल्ड पिक्चर क्रिएशन। जैसे उसके एल्डेस्ट ब्रदर का साउंड ऑफ क्रिएशन, सेकंड ब्रदर का हैंड्स ऑफ क्रिएशन, वैसे ही यह सुमिंग का पिक्चर ऑफ क्रिएशन था। उस एक लाइन के इंपैक्ट से सामने वाले साउंड शेमन्स में से पहला तो तुरंत ब्लड फॉग बनकर उड़ गया, दूसरे दो के हाथ पैर कट गए, तीसरे के चेस्ट पर एक डरावना लंबा निशान, चौथे का चेहरा और चेस्ट एक लाइन से फट गया, पांचवें के हार्ट के पास फेंट ब्लडी लाइन, छठे के कपड़े फट गए लेकिन बॉडी बच गई और आखिरी बंदा सिर्फ शॉक में कांप रहा था। सबके चेहरों पर सिर्फ एक चीज थी, डर। उनका कॉन्फिडेंस टूट गया। उन्हें लगा सुमिंग कोई मॉन्स्टर है, कोई ऐसी चीज जिसका सामना करना नामुमकिन है। जैसे सुमिंग को लगा था कि शेमन स्पेल्स अजीब हैं, वैसे ही शेमन्स को लगा सुमिंग की डिवाइन एबिलिटीज उनकी समझ से बाहर हैं। ये एक लाइन, एक क्रिएशन ऐसी थी जैसे किसी ने आसमान पर इंक से एक स्ट्रोक मार दिया हो और वो स्ट्रोक एक के बाद एक लोगों को काटता चला गया। पहले पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट, आखिरी पर सबसे कम। सुमिंग खुद भी ये सब करके ब्लड कफ करता है, लेकिन उसी पल उसे एक एपिफेनी मिलती है। अब उसे क्रिएशन का असली मतलब समझ आ गया। पहले वो सिर्फ कंफ्यूज था, लेकिन अब समझ गया। एक क्रिएशन, 10 क्रिएशन, 100 क्रिएशन, और जब 10,000 यूनिक लाइंस बन जाएं, तब इटर्नल क्रिएशन। यही है चेंज ऑफ हार्ट का असली मतलब। उस एक लाइन के साथ सुमिंग के दिमाग में दो चेहरे आते हैं, व्हाइट रोब्ड बाय लिंग और पर्पल रोब्ड बाय सू। दोनों एक जैसे, दोनों वाइल्ड, दोनों उसके दिल को हिलाने वाली। यही है चेंज ऑफ हार्ट। जब दिल में इमोशंस, डिजायर्स या यादें आकर माइंड को डिस्टर्ब करती हैं, तो इंसान फोकस नहीं कर पाता, प्रैक्टिस नहीं कर पाता। अब उसे समझ आता है कि जब भी ऐसा हो, 3 तरीके हैं। फाइट, सोर्स के साथ लड़ो, जैसे मास्टर ने सुमिंग को अपने 7th जूनियर ब्रदर से लड़वाया। डिस्ट्रॉय, सोर्स को खत्म कर दो, जैसे मास्टर के पर्पल रोब तब तक नहीं हटेंगे जब तक 1000 शमान हार्ट्स का खून न मिले। फॉरगेट, सोर्स को भुला दो, जैसे मास्टर ने कहा था। ही इज ब्लाइंड, डिड यू मैनेज टू सी इट?
यानी कभी कभी इग्नोर करना ही हल है। सुमिंग को अब मास्टर की ट्रेनिंग का असली मतलब समझ आ गया। मास्टर ने उसे ये सब वर्ड्स में नहीं, एक्शन से सिखाया, और ये भी कि स्प्लिट डॉन को चेज करने क्यों भेजा, ताकि वो खुद अपनी चेंज ऑफ हार्ट को समझे और अपना रास्ता खुद चुने, बैटल, डिस्ट्रॉय या फॉरगेट। लेकिन सुमिंग के दिमाग में एक और बड़ा सवाल आ जाता है, अगर कोई इंसान बिल्कुल इमोशनलेस हो जाए तो क्या उसे कभी चेंज ऑफ हार्ट होगा ही नहीं? इतनी बड़ी रियलाइजेशन के बाद सुमिंग का शरीर कमजोर हो जाता है। वो ब्लड कफ करता है और जंगल के डीप पार्ट की तरफ भाग जाता है। उसका ये स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक उसे 7 शेमन से बचाने के लिए काफी था, लेकिन वो जानता है कि स्काई में जो ओल्ड मैन है उसके सामने अभी भी टिकना मुश्किल है। अब उसके पास सिर्फ एक मौका है, शौक का इस्तेमाल करके भागना। और हाँ, अब ये पार्ट यही खत्म करते हैं। आगे की स्टोरी आने वाले नेक्स्ट पार्ट में पता चल रही होगी। साथ ही अगर आप में से कोई पहली बार हमारे चैनल पर आया है तो मैं केवल यही बोलूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जिससे मुझे भी खुशी होगी। और अगर आप चाहे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।